नमस्कार। लवनीश सर की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वर्कशीट में हम संघवाद के बारे में कुछ और जानेंगे, यानी संघीय व्यवस्था की कुछ और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इस वर्कशीट में 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। पहले पैराग्राफ में केंद्र और राज्य के संबंधों को बताया गया है और दूसरे पैराग्राफ में सत्ता का विकेंद्रीयकरण समझाया गया है। अब बात करते हैं पहले पैराग्राफ की। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के संबंध संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी बहुत सी बातों पर निर्भर करते हैं, खासकर शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियों को साफ तौर पर लिखा गया है, जिस पर इनके संबंध निर्भर करते हैं, लेकिन ये संबंध इसके अलावा भी बहुत सी बातों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि सत्ता में किस पार्टी का शासक दल है या उसके नेता इस व्यवस्था को कैसे पालन करते हैं। इस पर भी केंद्र और राज्य के संबंधों मतलब उसके संबंध निर्भर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। तब राज्य अधिकतर अपनी स्वायत्त अधिकारों का प्रयोग कम ही करते थे। इसका मतलब ये था कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और पहली संसद बनी, उसके बाद से देश में यानी केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में एक ही पार्टी का शासन रहा। ज़्यादातर राज्य सरकार भी उसी पार्टी की थी जिस पार्टी का केंद्र में शासन था, और इस तरह राज्य सरकारें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं करती थी। क्योंकि दोनों ही स्तर पर एक ही पार्टी का शासन था, इसलिए राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग बहुत कम ही करती थी। इसलिए केंद्र सरकार कभी-कभी अपनी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी करती थी, क्योंकि जिन राज्यों में उसकी पार्टी की सरकार नहीं होती थी, वहां पर ये इन संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें कभी-कभी तो भंग भी कर देते थे। लेकिन 1990 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ। अब प्रश्न उठता है कि ये गठबंधन सरकार क्या होती हैं? गठबंधन सरकार वो सरकार होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। अब इस दौर में बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया, जिससे राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर भी बढ़ा। मतलब अब जो कि क्षेत्रीय दल होते थे, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं? जो कि किसी राज्य तक ही सीमित होते हैं, यानी अपने राज्यों में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए 1990 के बाद का जब समय आया, तब लोकसभा में किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलता ही नहीं था। तब इन पार्टियों को, जो बड़ी पार्टी होती थी, उन्हें छोटी छोटी पार्टियों का सहयोग लेना पड़ता था, और यही छोटी छोटी पार्टियां क्षेत्रीय दल थीं, जिनका अपने राज्य में बहुत अधिक प्रभाव था। इसलिए अब राज्य सरकार में ये क्षेत्रीय दल अपनी बात मनवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालते थे। केंद्र सरकार को इनकी बात माननी ही पड़ती थी, क्योंकि उन्होंने सरकार बनाने में इन दलों का सहयोग लिया हुआ था। इसलिए अब क्षेत्रीय दलों का महत्व भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो देखा आपने कि किस तरह से केंद्र और राज्य के संबंध बदलते चले गए। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ, जिसमें मैंने पहले भी बात की थी, सत्ता का विकेंद्रीयकरण समझाया गया है। ये विकेंद्रीयकरण क्या होता है? यानी इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सारी की सारी शक्तियां अपने पास ना रखकर उसे दूसरों के साथ बांटना।
और भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है कि एक केंद्र सरकार चाहे भी तो पूरे देश का शासन नहीं चला सकती। और हमारे यहाँ तो राज्य भी, कई राज्य इतने बड़े बड़े हैं कि एक राज्य सरकार भी पूरे राज्य का शासन नहीं चला पाती। इसलिए एक और तीसरे स्तर की सरकार का निर्माण किया गया, तीसरे स्तर की सरकार को बनाया गया। ये तीसरे स्तर की सरकार थी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, जिन्हें हम छोटे छोटे क्षेत्रों की सरकार भी कह सकते हैं। और इसके लिए ही शक्तियों का या सत्ता का विकेंद्रीयकरण किया गया। अब इस सत्ता का विकेंद्रीयकरण या शक्तियों का विकेंद्रीयकरण क्या था? यानी जब केंद्र और राज्य अपनी अपनी शक्तियां स्थानीय सरकार के साथ बांटते हैं, यानी जब केंद्र और राज्य से शक्तियां स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीयकरण कहते हैं। यहां मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर के लिहाज से ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत आसान, लेकिन बस आपको समझना पड़ेगा और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत आसान है ये। इसलिए 1992 में संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा इस स्तर की सरकार को और मजबूत बनाया गया। आखिर इस तीसरे स्तर की जरूरत पड़ी ही क्यों? ये प्रश्न बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर देखा जाए कि हम कहें कि प्रधानमंत्री जी गांधीनगर की गली नंबर 3 के बारे में कुछ जानते हैं, या फिर वो कैलाश नगर के बारे में जानते हैं, या साउथ दिल्ली में भी कोई गली हो या छोटा सा मोहल्ला, उसके बारे में सारी समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री जी जानते हो, तो ये तो जरूरी नहीं है ना। यानी स्थानीय स्तर की जो समस्याएं होती हैं, यानी जो किसी भी छोटे से क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, ये तो वही जान पाता है ना जो वहां पर रहता है। इसलिए इस तीसरे स्तर की सरकार की जरूरत पड़ी। इसलिए हम कई बार इस तीसरे स्तर को, स्थानीय स्तर को, गली मोहल्ले की सरकार भी बोल देते हैं। गांवों में इन्हें पंचायत और शहरों में नगर निगम या नगर पालिका कहते हैं। शुरू में जब इन्हें बनाया गया तब ये इतने मजबूत थे नहीं, क्योंकि इनका चुनाव भी बहुत कम कराया जाता था या इन्हें कोई शक्तियां प्रदान नहीं की जाती थी। लेकिन 1992 में 1992 में संविधान में जब संशोधन किया गया, तो इस व्यवस्था को, स्थानीय स्तर को, यानी संवैधानिक रूप से मजबूत बनाया गया। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान भी किए गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना। जैसे कि पहला, कि इस स्तर के जो भी चुनाव होगा, यानी इस स्तर की जो सरकार है उसका चुनाव नियमित रूप से कराया जाए। दूसरा प्रावधान था कि इसमें कुछ सीटों को एससी एसटीज के लिए भी रिजर्व किया गया। तीसरा प्रावधान था कि इसकी 1/3 सीटें, यानी 1/3 सीटें इस सरकार की महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। चौथा प्रावधान था कि इस स्तर की सरकार का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। और पांचवा प्रावधान था कि राज्यों को अपने करों में से कुछ शेयर इस सरकार को भी देना पड़ेगा। आइए अब चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है, कैसे संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी संघीय व्यवस्था को अन्य बातें भी प्रभावित करती हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। मैंने आपको इसके बारे में ऊपर भी बताया कि जब तक केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार थी, तब तक तो राज्य और केंद्र के संबंध बहुत अच्छे रहे। लेकिन जैसे जैसे राज्यों में अन्य पार्टी की सरकार आई और केंद्र में अन्य पार्टी की सरकार थी, तो वैसे वैसे इनके संबंधों में भी परिवर्तन आता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी संघीय व्यवस्था को कई बातें प्रभावित करती हैं, जैसे कि शासक दल के नेता इसका अनुसरण किस प्रकार करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर का भाव बढ़ा है, इसे आप जरूरी क्यों मानते हैं?
ये तो हमने पहले भी बात की है कि राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर का भाव बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि अब किसी भी पार्टी को 1990 के बाद जब बहुमत नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सरकार बनाने के लिए अन्य छोटी छोटी पार्टियों का सहयोग लिया, जिनका कि अपने राज्य में बहुत अधिक प्रभाव था। इसलिए केंद्र अब उन पार्टियों की बात सुनने पर मजबूर हो गई थी, यानी केंद्र सरकार उन पार्टियों की बात सुनने के लिए मजबूर हो गई थी जिनका सहयोग उन्होंने लिया। अब हम इसे जरूरी क्यों मानते हैं? जरूरी इसलिए भी मानते हैं क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, क्षेत्रीय विविधता है, और जब तक केंद्र सरकार राज्यों को स्वायत्तता नहीं देगी, यानी अपने ढंग से काम करने की आज़ादी नहीं देगी, तब तक इस देश को सही ढंग से नहीं चलाया जा सकता और राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मतभेद बना ही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में किसी ऐसे राज्य का उदाहरण दीजिए जहां गठबंधन सरकार है और इसमें कौन कौन से दल शामिल हैं। तो ऐसे बहुत से राज्य हैं भी, अभी भी हैं राज्य, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई है। इसके अलावा भी आप किसी राज्य के बारे में जानते हो जहां पर गठबंधन सरकार हो और उसमें कौन कौन सी पार्टीज शामिल हैं? इसके बारे में आप जरूर लिखें। फिर प्रश्न नंबर 4 है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना क्यों आवश्यक होता है? इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि स्थानीय स्तर की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर रहने वाले लोग ही जान पाते हैं। यानी अगर राज्य सरकार चाहे भी तो भी अपने उस बहुत बड़े राज्य की छोटे छोटे क्षेत्रों के बारे में सारी समस्याओं को नहीं जान पाती। यानी अगर एक बड़ा राज्य है जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये इतने बड़े बड़े राज्य हैं कि यहाँ पर एक राज्य सरकार अपने पूरे राज्य की बागडोर को, अपनी पूरे राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला सकती। इसके लिए उसे एक अन्य स्तर की सरकार, यानी तीसरे स्तर की सरकार, स्थानीय सरकार, जिसे हम नगर निगम भी कहते हैं शहरों में, या गाँव में ग्राम पंचायत कहते हैं, उनके साथ अपनी शक्तियों का बंटवारा करना पड़ता है, उनके साथ अपनी शक्तियों को साझा करना पड़ता है, और इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। और इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस समझाने से आपको वर्कशीट समझ भी आई और प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आए, यानी प्रश्न समझ में आए कि उत्तर लिखना कैसे है। तो अब आप अपने आप इन उत्तर को लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।